लोगों को क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 जल प्रक्रम के बारे में पढ़ाऊंगा। यह चैप्टर मैं आशा करता हूँ कि यह चैप्टर आप लोगों को पढ़ने के बाद आप लोगों के जो भी कन्फ्यूजन होंगे वो दूर हो जाएंगे। आइए आज हम इस चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि देखा जाए इस चैप्टर का नाम ही जैव प्रक्रम। तो जैव मतलब होगा जीव और प्रक्रम मतलब क्रियाएं, अर्थात जीवों में होने वाली वो समस्त क्रियाएं, जीवों में होने वाली वो समस्त क्रियाएं जिसके कारण चाहे जिसकी वजह से कोई जीव इस वातावरण में, इस जगत में अपने आप को बनाए रखता है तथा साथ ही अपने जातियों को निरंतर प्रकृति में बनाए रखता है। अर्थात हम सीधे समझ जाए कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए, वातावरण से बचाने के लिए, अपनी जाति को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए जैव प्रक्रम क्रियाएं वो जीव करता है। देखा जाए तो जैव प्रक्रम में सबसे पहले आता है पोषण। क्या आता है? पोषण। अर्थात जैव प्रक्रम की एक क्रिया क्या है? पोषण। यह जैव प्रक्रम कई क्रियाओं से होता है। जैव प्रक्रम में कई क्रियाएं होती हैं, हम उन सभी क्रियाओं के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला है पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण का मतलब होता है कि भोजन करना। आमतौर पे क्या होता है? भोजन करना, अर्थात सभी जीव भोजन करते हैं। अभी हमने बताया है कि जैव प्रक्रम वह क्रिया है जिसके कारण, जिसकी वजह से प्रकृति में वो अपने आप को जिंदा रखता है या फिर अपने संतान को, जाति को आगे बढ़ाए रखता है। तो जब तक कोई जीव भोजन करेगा नहीं, वो जिंदा नहीं रहेगा, वो बचा नहीं रहेगा। तो सबसे पहला क्या है? मुख्य पोषण। जैव प्रक्रम में मुख्य क्रिया क्या है? पोषण। अर्थात सभी जीव अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? पोषण करते हैं। आइए पोषण के बारे में भी हम लोग जानकारी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उस वीडियो में पोषण के बारे में पूरा ही वीडियो रहेगा। पोषण। दूसरा है पोषण के बाद आता है श्वसन। पोषण के बाद हम कर सकते हैं वहन। वहन क्या आता है? तो जब हम भोजन करते हैं, पोषण में जब हम भोजन करते हैं, जब उस भोजन को हम लोग पेट में जब हमारा वो भोजन पच जाता है, तो पचने के बाद वह छोटी आंत के रसायनों द्वारा अवशोषित होकर रक्त में मिलकर पूरे शरीर में पहुंचाने की क्रिया को वहन करते हैं। अर्थात हमारे जैव प्रक्रम में जब हम भोजन कर लेते हैं, भोजन पेट में पच जाता है, तो उस पचे हुए घुलनशील भोज्य पदार्थों को रक्त द्वारा पूरे शरीर में ले जाना। वहन का मतलब क्या होता है? कि किसी वस्तु को किसी के माध्यम से कहीं ले जाना। तो पेट में पचा और पेट में पचने के बाद उस भोजन को रक्त द्वारा पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचा दिया गया, अर्थात उसे क्या कहेंगे हम? वहन। वहन के बाद आता है श्वसन। वहन के बाद आता है श्वसन। अब वहन हो गया, हम जो भी भोजन किए हैं उस भोजन को वहन द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दिया गया है। श्वसन, अगर हम भोजन किए हैं तो क्या उस भोजन को ऊर्जा में बदलना होगा, क्योंकि बिना ऊर्जा का हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। बिना ऊर्जा का हम कोई कार्य नहीं कर सकते। जैव प्रक्रम को करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी इस कोई भी जीव कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य के लिए उसे किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। बिना ऊर्जा का वह कार्य नहीं कर सकता। तो श्वसन क्या है? तो वहन के द्वारा जब सभी घुलनशील भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज को मान लिया जाए, हम कोशिकाओं में पहुंचा दिया गया है, तो अब उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करना, माइटोकॉन्ड्रिया में उसका ऑक्सीकरण होना, अर्थात जो ग्लूकोज पहुंचा है ऑक्सीजन के साथ उसका माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में उसका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा देना कहलाता है हमारा श्वसन। फिर समझ लीजिए श्वसन क्या है? कोशिकाओं में पहुंची हुई भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होना और ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा देना ही कहलाता है श्वसन। अब श्वसन के बाद आएगा उत्सर्जन। क्या आएगा? उत्सर्जन। अगर हम बात करें, हम श्वसन भी कर लिए तो हमको पता है कि श्वसन के दौरान, श्वसन जब होता है तो हमें ऊर्जा मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, साथ ही साथ जल मिलता है। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए उत्सर्जित पदार्थ है, यानी हमारे लिए हानिकारक पदार्थ है। जो पदार्थ शरीर में हानिकारक होता है उसे बाहर निकालना कहलाता है उत्सर्जन। जैसे
श्वसन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। और हम जब भोजन करते हैं तो पेट में भोजन का पाचन होने के बाद तो समस्त भोजन का पाचन नहीं होता है। पाचन होने पर केवल घुलनशील भोज्य पदार्थ, सरल भोज्य पदार्थ जो जिसकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, फैट, उन सब का अवशोषण हो जाता है। और बाकी अपच पदार्थ, जिस पदार्थ को पेट हमारा पचा नहीं सकता, उन पदार्थ को भी हम बाहर निकालते हैं। तो हानिकारक भोज्य पदार्थ, अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना कहलाता है उत्सर्जन। उत्सर्जन के बाद हम पोषण कर रही हैं, वहन कर रही हैं, शोषण कर रही हैं, उत्सर्जन कर रही हैं, यह क्रियाएं निरंतर चलती रहती है। इसके बाद आता है जनन। इसके बाद क्या आता है? जनन। जनन क्या कर सकते हैं? तो हम जनन कह सकते हैं कि कोई भी जीव इस वातावरण में, इस पर्यावरण में, इस सृष्टि में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतान उत्पन्न करती है, अर्थात बच्चे पैदा करती है, उस क्रिया को हम कहते हैं जनन। समस्त जीव, अगर वो जीव है, वो पेड़ हो, पौधा हो, एक कोष की हो, बहु कोष की हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, कोई भी जीव है, वो अपने जात को बनाए रखने के लिए सदैव क्या करती है? जनन करती है। अगर वो जीव है तो जनन करना ही करना है। जनन के बाद आता है संवेदनाएं। क्या आती है? संवेदनाएं। संवेदना ग्रहण करना, संवेदना ग्रहण करना। जनन के बाद हमको पढ़ना है संवेदना। संवेदना क्या होती है? तो ग्रहण करना समझिए। संवेदना का मतलब प्रकृति से सूचनाएं ग्रहण करना। प्रकृति से क्या ग्रहण करना? सूचनाएं ग्रहण करना। और सूचनाएं ग्रहण करके उस सूचना के प्रति कार्य करना संवेदना उद्दीपन अनुक्रिया कहलाती है। तो जैसा कि अगर हम बात करें तो देखते हैं, अगर हम लोग ठंडी का मौसम जब आता है तो क्या करते हैं? जैसे हमको पता चला ठंडी आ गई, शरीर को ठंडी लगेगी। जब ठंडी हम लोग महसूस करते हैं तो क्या करते हैं? गर्म कपड़ा पहनेंगे, कुछ ऐसी क्रिया करेंगे हमें ठंडी न लगे। तो हमने क्या देखा कि प्रकृति संवेदना ग्रहण किया कि ठंडी आ गई, तो हम उस ठंडी के जैसे अपने शरीर पे व्यवहार किए बचने के लिए। जीव प्रक्रम सारा काम क्या है? बस बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए प्रकृति में। गर्मी का मौसम आ गया तो क्या गर्मी के मौसम में हम स्वेटर पहनेंगे, कोट पहनेंगे? गर्मी के मौसम में क्या हम लोग कोट पहनेंगे? नहीं। तो गर्मी के मौसम में कोट नहीं पहने, क्यों? क्योंकि संवेदना ग्रहण कर रही है, शरीर को गर्मी लग रही है, हम उस प्रकार का बिहेव करेंगे ताकि हमारे शरीर को क्या रहे? आरामदायक रहे। तो संवेदना का मतलब हुआ कि प्रकृति से संवेदना ग्रहण करना, सूचना ग्रहण करना और उस सूचना के प्रति कार्य करना हमारा कहलाता है संवेदना। तो ये हमारे सारे जैव प्रक्रम हुए। हमारे क्या हुए? जैव प्रक्रम। अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो वस्तु, क्या कर सकते हैं? जो वस्तु ये सारी क्रियाएं करती हैं वही जीव होती है। वही क्या होती है? जीव होती है। जो वस्तु ये सारी क्रियाएं करती हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? सजीव। क्या बोलेंगे? सजीव। क्या कहेंगे? सजीव। और जिनमें ये सारी क्रियाएं रहेंगी वो क्या होंगी? निर्जीव। सीधे अब ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम जिस वस्तु में होता है वो सजीव है, जिसमें नहीं होगा वो क्या है? निर्जीव। अभी हम कह सकते हैं। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं? जैव प्रक्रम यही है: पोषण, वहन, शोषण, उत्सर्जन, जनन और संवेदनाएं। ये पूरा का पूरा एक एक जो हेडिंग लिखे हैं, ये पूरा एक एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। ये पूरा एक एक चैप्टर है, एक एक पार्ट में हम लोग को ये पूरा पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, ये तो समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। अब ये सब क्रियाएं जब होती हैं शरीर में, तो ये सब जैसे पोषण हुआ, वहन हुआ, शोषण हुआ, उत्सर्जन, जनन, संवेदना हुआ, इन क्रियाओं के दौरान हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। क्यों कहते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया? क्योंकि वह क्रियाओं किसमें होती हैं? जीव में। किसमें होती हैं? जीव में होती हैं, किसी भी जंतु में होती हैं, कि कोई भी जीव हो, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो। अगर वो जीव है उसमें अगर ये क्रिया हो रही है तो उसे हम कहेंगे जैव रासायनिक क्रिया। तो इन सब क्रियाओं के दौरान जीव में क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो देखा जाए, अगर जैव रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है।
होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। इन सब जो हम अभी क्रिया पढ़ाएंगे, सब क्रिया के उपरांत हमारे शरीर में दो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है उपचयित। क्या है? उपचयित रासायनिक अभिक्रिया। उपचयित रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में समझते हैं कि उपचयित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो उपचयित रासायनिक अभिक्रिया को हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया किसी शरीर में, किसी जीव में होने वाली वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सरल अणु मिलकर जटिल अणु का निर्माण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? उपचयित रासायनिक अभिक्रिया। फिर समझ लो, हमने बोला है कि इन सब क्रियाओं के दौरान हमारे शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या है? पहला हमारा क्या है? उपचयित रासायनिक अभिक्रिया। उपचयित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? हम बोले हैं कि शरीर में होने वाली वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सरल अणु मिलकर जटिल अणु का निर्माण करें। जिसमें सरल अणु मिलकर जटिल अणु का निर्माण करें उसे क्या कहेंगे? उपचयित रासायनिक अभिक्रिया। जैसे पौधों में आप लोग देखेंगे कि पौधों में, इसके एग्जाम्पल ले जाए, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, आप लोग जब पढ़े हैं कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, HMU, क्लोरोफिल, तो अगर हम बात करें क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, HMU, पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर ग्लूकोज अणु का निर्माण करते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अगर हम ध्यान दें, संतुलित कर लिया जाए, यहाँ पे कितना कार्बन है? 6 कार्बन। तो अगर यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ भी 6 कार्बन होना चाहिए। देखा जाए यहाँ पे H कितना है? 12 है। यहाँ पे H कितना है? 2 है। तो क्या अगर हम 12 6 है, यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 12 H है, यहाँ पे 2 H है, तो अगर हम यहाँ तो दोनों साइड बराबर करना है। क्यों बराबर करते हैं ये हम लोगों को केमिस्ट्री में बता देंगे। इसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कोई भी अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। उसे न तो हम नष्ट करते हैं, न तो हम उत्पन्न करते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। इसलिए हमेशा ये संतुलित होना चाहिए रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर कार्बन 12 है तो यहाँ भी इस साइड भी 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, तो अगर हम 6 का गुणा कर दें तो 6 गुणा के 12, कार्बन भी 6, हाइड्रोजन भी 12, यहाँ भी 12 होगा। अब देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 6 और 2 8। यहाँ पर कितना है? 6 गुना के 12 और 6 18। तो क्या अगर यहाँ पे 6 है, इसमें अगर हम गुणा कर दें 6 का, 6 गुना के कितना हो जाएगा? 12। तो 12 6 18, ऑक्सीजन इधर भी, ऑक्सीजन इधर भी। तो यहाँ और हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा रिएक्शन क्या हुआ? संतुलित हुआ। चलिए केमिस्ट्री की बात थी, आइए हम समझते हैं। तो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन अणु बन गया। क्या बन गया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन अणु। तो हम इसके परिभाषा क्या लिखवाए थे? अभी क्या बोले परिभाषा में? कि सरल जीवों में होने वाली वह रासायनिक अभिक्रिया, जीवों में होने वाली वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सरल अणु मिलकर जटिल अणु का निर्माण करें, अपचयित रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक सरल, इसके कंपैरिजन में यह सरल अणु है, इसके कंपैरिजन में जब भी सरल अणु है, ये दोनों सरल अणु मिलकर क्या बना लिए? जटिल अणु का निर्माण कर लिए। तो ये क्या हुआ? अपचयित रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा उपचयित रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा हमारा है अपचयित।
अपचयित रासायनिक अभिक्रिया हम समझेंगे। उपचयित रासायनिक अभिक्रिया देखिए, हम आप लोगों को यहाँ लिखवा तो नहीं रहे हैं, बस समझा दे रहे हैं। आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में पीडीएफ मिल जाएगा। 2-4 दिन बाद हम पीडीएफ अपलोड करा देंगे। जितना क्लास लेंगे हर क्लास का पीडीएफ अपलोड करा देंगे निःशुल्क। यहाँ पे देखिए, अपचयित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। तो अपचयित रासायनिक अभिक्रिया को जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें हमने क्या कहा कि सरल अणु मिलकर जटिल अणु का निर्माण करेंगे। तो ठीक यहाँ पर जटिल अणु सरल अणु में बदल जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है अपचयित रासायनिक अभिक्रिया। हम कह देंगे जीवों में होने वाली वह रासायनिक अभिक्रिया, जीवों में होने वाली वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जटिल अणु टूटकर सरल अणु में, क्या कहेंगे, जटिल अणु टूटकर सरल अणु का निर्माण करें, या फिर जटिल अणु मिलकर सरल अणु का क्या करते हैं, निर्माण करें। उन्हें क्या कहेंगे हम, अपचयित रासायनिक अभिक्रिया। फिर से अपचयित रासायनिक अभिक्रिया वह जीवों में होने वाली वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जटिल अणु सरल अणु का निर्माण करें। क्या कहलाएगा, अपचयित रासायनिक अभिक्रिया। इसका हम देखें रिएक्शन, हमको पता है, अभी तो पता है शोषण हम क्या करते हैं, हमारे ग्लूकोज जो हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित होता है उसका ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। उसका माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। वही रिएक्शन भी हमारा अपचयित रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। हम देखें C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन कर रहे हैं। तो हमको पता है कि जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस 38 ATP अणु का निर्माण होता है, या फिर 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। और उसी ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग जैव प्रक्रम अर्थात जीवन की सारी क्रियाएं करते हैं। हम पढ़ा रहे हैं तो भी ऊर्जा निकल रहा है। वो ऊर्जा हमें कौन दे रहा है, ATP, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह। क्यों, क्योंकि ये क्रिया हम यहाँ पढ़ा भी रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, यानी श्वसन हमारे अंदर चल रहा है। हमारी सभी कोशिकाएं अपना कार्य कर रही हैं और वे कोशिकाएं कार्य कर हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। उस ऊर्जा का प्रयोग हम कर रहे हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को कि आप लोग 9 में पढ़े होंगे कि जिन मांसपेशियों से हम लोग अधिक कार्य करते हैं वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक पाई जाती है। जैसे पैर की मांसपेशियाँ हो गई, हाथ की मांसपेशियाँ हो गई, इसे हम ज़्यादा वर्क करते हैं। और जैसे अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, सबसे अधिक मेरे मांसपेशियाँ कौन सा काम कर रही हैं, चेहरे की। अब यहाँ की मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे लगातार कार्य हो रहा है। तो आइए देखिए C6H12O6 प्लस O2 जब मिलता है तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, दहन होता है, और यह दहन करके हमें क्या कर देता है, 38 ATP एनर्जी ऊर्जा H2O और CO2 संतुलित किया जाए। यहाँ कार्बन की संख्या 6 है, 6 गुणा कर दीजिए। यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 12 है, यहाँ पे 2 है, 6 गुणा करिए 6 करके 12। देखिए संतुलित हो गया, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन 6 गुणा के 12। अब यहाँ पे 6 है तो 6 गुणा के 12 कर दीजिए, 12 6 18, 12 6 18, दोनों साइड हमारा क्या हुआ, संतुलित हो गया। हमने यही देखा कि जटिल अणु कार्बन है, किन अणु में हो गया, सरल अणु में विभक्त हो गया। इसी को हम कहेंगे अपचयित रासायनिक अभिक्रिया। देखिए ध्यान से, इस क्रिया का कुछ और नाम है, इस क्रिया का कुछ और नाम समझाते हैं। आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे, शायद क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस। तो अगर देखें हम तो प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया किसी में होती है, पौधों में, अर्थात पौधों की कोशिका है।
अपचयित रासायनिक अभिक्रिया दिखाती हैं, और हम लोगों में उसी का उल्टा अपचयित रासायनिक अभिक्रिया अर्थात श्वसन अभिक्रिया भी हम कर सकते हैं, श्वसन अभिक्रिया दिखाती है। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जिसको भी अगर नहीं समझ में आता होगा तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, मैं फिर दोबारा आपको समझा सकता हूँ, या फिर वीडियो को एक बार देखें ना समझ में आए दोबारा देखिए, बुक्स पढ़िए, तो आप लोगों को गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने अपचयित रिएक्शन, उपचयित अभिक्रिया दोनों के बारे में पढ़ लिए, जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ लिए। तो जैव प्रक्रम में हमारा पहला क्रिया जो था पोषण था, भोजन करना। अब पोषण के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो अगर हम पोषण को देखें ध्यान से, पोषण क्या होता है? पोषण, अच्छा सोचिए आप लोग कि हमें पोषण की आवश्यकता क्यों है? हमें पोषण की आवश्यकता क्यों है? आप लोग सोचिए एक मिनट। हमें पोषण की आवश्यकता क्यों है? तो पहला अगर हम लोग देखें कि हमें पोषण की आवश्यकता क्यों है, कोई बताएगा? तो सिंपल बात में हम कर सकते हैं, ऊर्जा के लिए। किसके लिए? ऊर्जा के लिए। क्योंकि यदि हमारे अंदर ऊर्जा न हो तो क्या हम कोई कार्य कर पाएंगे? ऊर्जा न हो तो ये जैव प्रक्रम क्रिया ही नहीं होगी। अगर ऊर्जा न हो तो जैव प्रक्रम क्रिया ही नहीं होगी। तो हमें पोषण की आवश्यकता क्यों है, भोजन की आवश्यकता क्यों है? तो हम सिंपल बात कहेंगे, ऊर्जा के लिए। किसके लिए? ऊर्जा के लिए। अब देखिए पोषण से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो पोषण की आवश्यकता क्यों है? ऊर्जा के लिए, हर कार्य को करने के लिए। तो अगर हम बात करें तो पोषण की आवश्यकता पहला होती है हमें ऊर्जा के लिए। किसके लिए होती है? ऊर्जा के लिए। दूसरा, ऊर्जा के अलावा हम कर सकते हैं टूट फूट की मरम्मत के लिए, टूट फूट की या वृद्धि, सीधे कर सकते हैं वृद्धि या फिर टूट फूट की मरम्मत टूट फूट की मरम्मत के लिए कर सकते हैं हम। ऊर्जा हो गया, टूट फूट की मरम्मत के लिए हो गया, रोगों से रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? रोगों से रक्षा के लिए। तो अगर हम बात करें ध्यान से, तो हमें पोषण की आवश्यकता क्यों है? तो हम पहला क्या बताएं? ऊर्जा के लिए। हम जब भोजन करेंगे, पोषण करेंगे, तभी तो हमें ऊर्जा मिलेगी। हम जब पोषण करेंगे और उसी ऊर्जा से हम सारे कार्य करेंगे। दूसरा, वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत के लिए। हम भोजन करेंगे तभी तो वृद्धि करेंगे, वृद्धि नहीं कर, भोजन नहीं करेंगे तो वृद्धि नहीं कर पाएंगे, हमारे मांसपेशियां सुडौल नहीं होंगी। और रोगों से रक्षा के लिए, अगर हमारे मांसपेशियां सुडौल हो गई, सब कुछ हम वृद्धि भी कर गए, और जब हम रोगों से ग्रसित रहेंगे तो क्या मेरी कोई क्रिया चलेंगी? नहीं। अर्थात पोषण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। पोषण हमारे लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। तो पहला ऊर्जा। तो पोषण से हमें पहला जो घटक है, यहाँ पे देखा जाए तो भोजन के घटक है, जो पोषण से घटक है, घटक का मतलब ये हमें भोजन से क्या क्या मिलता है? तो सबसे जरूरी है हमको कार्बोहाइड्रेट। क्या जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, फाइबर, ये सब हमें एकदम आवश्यक है पोषण में। जल्दी हमारा पोषण में आ जाएगा। तो देखें ऊर्जा, तो ऊर्जा हमें किससे मिलती है? तभी हमने बोला है कार्बोहाइड्रेट। क्या बोला है? कार्बोहाइड्रेट। अर्थात हमें पोषण से यानी भोजन से, पोषण को मतलब भोजन करना ही होता है, हमें भोजन से पहला घटक क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। इसी कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करके हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दूसरा घटक की अगर हम बात करें तो हम कर सकते हैं प्रोटीन। क्या कर सकते हैं? प्रोटीन की हम बात करें तो प्रोटीन ही वह भोजन का घटक है, वो पोषण का घटक है जो हमें वृद्धि करने में मदद करता है या फिर टूट फूट की मरम्मत करता है। अगर हमें शरीर में कहीं कट जाए, फूट जाए तो हमें अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होगी।
तो प्रोटीन हमें किससे मिलेगा? सॉरी, शरीर वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत किससे होगा? प्रोटीन से। प्रोटीन नहीं मिलेगा तभी हम वृद्धि करेंगे। तीसरा, आप लोग पढ़े होंगे छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी से रोग होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से रोग हो जाता है क्वाशरकर और मेरिस्मस। कैसे? क्योंकि वो विकास ही नहीं कर पाते हैं, वो लड़का वृद्धि नहीं कर पाता है जब प्रोटीन और इसकी प्रोटीन की कमी से होता है मेरिस्मस, और दोनों की कमी से होता है मेरिस्मस, अब केवल प्रोटीन की कमी से हो जाता है क्वाशरकर। जब यह इन दोनों की कमी से रोग होते हैं, वह लड़का दुबला हो जाता है, पतला होता है, मंदबुद्धि हो जाता है, वृद्धि नहीं करता है। तो ये समझ में आ गया कि ये कितने नहीं हमारी आवश्यकता है, वृद्धि करने के लिए भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तीसरा, रोगों से रक्षा। रोगों से रक्षा कौन करता है? हमारा विटामिन। कौन करता है? विटामिन करता है। यानी भोजन का विटामिन वह घटक है जो हमें रोगों से रक्षा करता है, रक्षा करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये घटक और है वसा। क्या है? वसा। वसा का काम क्या है? शरीर को चिकना बनाना, शरीर को सुडौल बनाना, शरीर को सुंदर बनाना में वसा का काम होता है। और इसके अलावा वसा का जो काम है वो है कि जब भी हमें अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, हमारे पास ऊर्जा की कमी होगी, उस समय हमें वसा खुद अपना दहन कर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। यानी हमें कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो हमें वसा ही ऊर्जा प्रदान करता है। तो वसा भी ये काम है। इसके अलावा पोषण के भोजन के एक और घटक है, हम कर सकते हैं खनिज लवण। यानी भोजन में हमारे खनिज लवण भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए। तो खनिज लवण का काम क्या होता है? तो खनिज लवण जो होते हैं वो हमारे शरीर के उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, साथ ही तापमान को नियंत्रित करते हैं और हमारे शरीर की रक्तचाप को भी नियंत्रित करते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा नमक के बारे में। देखते होंगे कि अगर किसी के घर में चाहे कहीं रिलेशन में किसी का अगर बीपी हाई रहता है, डॉक्टर कहता है नमक कम खाइए। नमक क्या है? खनिज लवण है, NaCl। तो डॉक्टर क्या कहता है? नमक कम खाइए। तो यहाँ पे हमने देखा कि खनिज लवण की कमी और वृद्धि हमारे शरीर के रक्तचाप पर नियंत्रित करता है। यानी शरीर के कई उपचार क्रियाएं रक्तचाप पे हमारे खनिज लवण का नियंत्रण होता है। खनिज लवण हमारे शरीर में उचित मात्रा में होते हैं तो हमारा शरीर भी सुचारू रूप से कार्य करता है। खनिज लवण में आप लोग सोडियम का नाम सुने होंगे। सोडियम की अगर हमारे शरीर में कमी होती है तो हमारा बिहेव ऐसा होता है कि हमारा दिमाग ही काम नहीं करता है, हमें पिछली बातें आ जाती हैं। अगर सोडियम लेवल हमारे में कम हो जाए, जो मानक है उस मानक से ज़्यादा कम हो जाए, तो हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा, हम पीछे की बातें याद करेंगे और अच्छे से कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो खनिज लवण का भी हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। खनिज लवण के अलावा अगर हम बात करें फाइबर, अक्सर आप लोग सुन रहे हैं कि इस टाइम फाइबर भोजन करना चाहिए। फाइबर आता है, हमें फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए। फाइबर रेशेदार, जैसे इसमें ककड़ी हो गए, खीरी हो गए, ये सब फाइबर युक्त भोजन है। फाइबर युक्त भोजन करने से, जैसे कुछ फल हो गए, ये सब फाइबर युक्त भोजन है। तो फाइबर युक्त भोजन करने से हमारे शरीर में पानी की नियंत्रित मात्रा होती है। अभी देखिए, जिसे हम लोग आप लोगों को मोटा चारा का नाम सुना होगा। मोटा चारा भी हमारा फाइबर में ही आएगा, यानी हम मोटे दाने का प्रयोग करें। जैसे मैदा में नुकसान करता है क्योंकि मैदा बहुत पतला होता है, बहुत मीन होता है। वहीं पे अगर हम मोटे चारे का प्रयोग करें तो हमें फाइबर मिलेगा और फाइबर से हमारे पेट की पाचन क्रियाएं स्वस्थ होंगी। हमारे पेट हमारा स्वस्थ रहेगा और पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलेंगी। तो फाइबर भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हमने देखा कि पोषण से ये सारे संबंधित है। ऊर्जा यानी कार्य करना, टूट फूट की मरम्मत करना, रोगों से रक्षा करना, ऊर्जा प्रदान करना, सुडौल बनाना, चिकना बनाना, यह सारा का सारा क्रिया किसमें निर्भर है? पोषण। और ये सारी क्रिया करेंगे तभी तो हम जनन भी कर पाएंगे, तभी तो हम सृजन भी कर पाएंगे। अर्थात पोषण हमारे लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगर पोषण ही नहीं होगा तो ना तो ऊर्जा से कोई काम नहीं कर पाएंगे, जब प्रक्रम खुद नहीं होगा, टूट फूट की मरम्मत भी नहीं हो पाएगी, रोगों से ही नहीं बच पाएंगे। तो ये पोषण हमारे लिए कितनी आवश्यकता है आप लोग समझ गए होंगे। हर पोषण हमारे क्या है? अत्यंत आवश्यक है इन सारी क्रियाओं के लिए। आप लोग उतार लीजिए इसे, समझिए।
पोषण के बारे में समझ लिए। अब पोषण के भी प्रकार होते हैं। आइए देखिए पोषण के प्रकार। तो जो पोषण के प्रकार होते हैं, पोषण के प्रकार, तो चलिए देखिए पोषण के दो प्रकार हैं। पोषण के पहले दो भागों में बांटा गया है। तो पहले भाग को हम बोलेंगे स्वपोषण। क्या बोलते हैं? स्वपोषण। आप लोग जानते भी होंगे, क्लास 7 से ही पढ़ाया जाता है। और दूसरा होता है विषम पोषण। क्या होता है? विषम पोषण। तो इस नाम से आप लोग अवगत होंगे, इस नाम के बारे में परिचित होंगे। तो देखा जाए स्वपोषण किसे कहते हैं, तो हम कह देंगे कि वह जीव, क्या बोलेंगे? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे हम कहते हैं स्वपोषण। अर्थात वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम कहते हैं स्वपोषण। क्या कहते हैं? स्वपोषण। अब स्वपोषण के उदाहरण जैसे कुछ नीले हरे शैवाल, जीवाणु तथा सभी हरे पौधे। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषण होते हैं। हमने क्या कहा कि स्वपोषण का उदाहरण क्या है? तो हमने कुछ जीवाणु, सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे, ये क्या है बाबू? स्वपोषण के उदाहरण है। किस उदाहरण है? स्वपोषण के उदाहरण। दूसरा है विषम पोषण। विषम पोषण तो हम लोग खुद हैं। विषम पोषण क्या कहेंगे कि विषम पोषण वह जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विषम पोषण। क्या कहते हैं? विषम पोषण। फिर से विषम पोषण वे जीव है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें कहते हैं विषम पोषण। अब देखा जाए तो बाबू विषम पोषण के भी कई प्रकार हैं। तो आइए हम देखते हैं विषम पोषण के प्रकार के बारे में। तो विषम पोषण का पहला प्रकार हम कर सकते हैं शाकाहारी, जिसे कार्निवोरस बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी, चौथा है मृतोपजीवी, इसी में हम पांचवा कर सकते हैं परजीवी, और एक और हम नाम पढ़ा होगा सहजीवी। क्या पढ़ा होगा? सहजीवी। अर्थात विषम पोषण में इतने प्रकार के जीव हैं जो इतने तरीकों से भोजन प्राप्त करते हैं। हम सबके बारे में एकदम आसानी से और उदाहरण सहित पढ़ेंगे। शाकाहारी के बारे में, मांसाहारी के बारे में, सर्वाहारी के बारे में, मृतोपजीवी के बारे में, परजीवी के बारे में और सहजीवी के बारे में। अगर हम बात करें शाकाहारी, शाकाहारी किसे कहेंगे? वे जंतु, वे जीव जो अपने पोषण के लिए, भोजन के लिए केवल और केवल हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं शाकाहारी। क्या कहते हैं? शाकाहारी। फिर से बोलेंगे, वे जीव जो अपने भोजन के लिए, पोषण के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें कहते हैं शाकाहारी। दूसरा मांसाहारी। तो शाकाहारी में कौन आ जाएगा? जैसे बकरी केवल घास खाती है, गाय, बकरी गाय के अलावा हिरण, खरगोश ले लीजिए, ये सब आदि, ये सब किसके उदाहरण है? शाकाहारी। अगर हम बात करें दूसरा मांसाहारी, तो मांसाहारी की समझ। तो मांसाहारी थोड़ा आसान है। वे जीव जो अपने पोषण के लिए, भोजन के लिए जंतुओं पर, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, क्या बोलते हैं? मांसाहारी। दूसरे जंतुओं को खाने क्या बोलते हैं? मांसाहारी। जैसे शेर, सांप, चीता, ये सब क्या है? मांसाहारी। ये सब क्या है? मांसाहारी। आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा है सर्वाहारी। सर्वाहारी वे जीव जो मांस भी खाता है और हरे पेड़ पौधे भी खाता है। वे जीव जो मांस भी खाता है और हरे पेड़ पौधे भी खाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। क्या बोलते हैं? जैसे कुत्ता,
बिल्ली, मनुष्य, ये सब किस में आएंगे? सर्वाहारी में। क्या हम लिख सकते हैं? शेर, सांप, चीता। सर्वाहारी में हमारा हो जाएगी बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी वे जीव, मृतोपजीवी वे जीव जिन्हें, क्या कहेंगे? वे जीव जो मरे हुए जंतुओं को या सड़े गले जंतुओं को खाते हैं, उन्हें कहेंगे मृतोपजीवी। फिर से, वे जीव जो मरे हुए जंतुओं को, सड़े हुए जंतुओं को खाते हैं, उन्हें कहते हैं मृतोपजीवी। फिर से एक बार कहें, वे जीव जो मरे हुए सड़े गले जंतुओं को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। अगर हम बात करें तो ये जीव हमारे प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी है। वहीं हम लोग देखें तो हम लोग अपने लाभ प्रकृति को जहां हम लोग गंदा करते हैं, वहीं यह मृतोपजीवी नाम सुन के तो अजीब लग रहा होगा कि सड़े गले को खाते हैं, कितने बेकार होंगे, मरे हुए खाते हैं। लेकिन ये जीव हमारे लिए एक सफाई कर्मी का काम करते हैं, यह प्रकृति के लिए एक सफाई कर्मी का काम करते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई जंतु, अगर कोई कुत्ता चाहे बिल्ली देखते हैं आप लोग रोड पे मर जाता है, तो कोई हम लोग उसको देख के नाक बंद करके दूर चले जाएंगे, उसको फेंकेंगे नहीं, उसको उसी जगह पे नहीं लगाएंगे। वहीं पे कौवा रहेगा, गिद्ध रहेगा, जैसे कुछ लोमड़ी वगैरह रहेंगे, क्या करेंगे? इसे खाएंगे। वह खाकर हमारे प्रकृति, जब उसे खा जाएंगे तो वहाँ से वो हट गया, तो प्रकृति हमारा वहाँ से क्या हो गई? स्वच्छ हो गई। नहीं तो कई महीनों कई दिनों तक वहाँ रहता और बदबू फैलाता, हानिकारक ऐसे निकलता। तो हमने क्या देखा कि मृतोपजीवी जो होते हैं हमारे प्रकृति की सफाई करते हैं। तो यहाँ से भी एक कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकृति की सफाई कर्मी किसे कहते हैं? तो आपने देखा मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतोपजीवी, तो क्या कहेंगे? अभी ना सोचना कि सर्वाहारी, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग में तो भर्ती, सरकार सफाई कर्मी की भर्ती की है, तो हम लोग पौधे सर्वाहारी नहीं। प्रकृति की सफाई कर्मी कौन है? मृतोपजीवी है, जो क्या करती है? सड़े गड़े और मरे हुए को खाकर प्रकृति की सफाई करती है, इसलिए बोलते हैं प्रकृति की सफाई कर्मी। जैसे कौवा भी आ जाएगा, गिद्ध आ जाएगा, इसके अंदर मशरूम भी आ जाएगा, मशरूम, कुकुरमुत्ता। क्योंकि तुम लोग देखोगे कि जहाँ सड़ा गला घास फूस रहेगा, यहाँ जम जाएगा, और ये उनमें से भोजन लेकर धीरे धीरे उनको क्या करेगा? क्षरण कर देगा उनको। समझा गया? तो यानी मृतोपजीवी में हम कवक लेते हैं, कवक भी हमारा मृतोपजीवी में आएगा। तो मशरूम लेंगे, मशरूम, कौवा, गिद्ध, हाँ। परजीवी की अगर हम बात करें तो देखो ये मृतोपजीवी क्या है? जो सड़े गले मरे हुए को खाए। परजीवी जो किसी जीव के जिंदा शरीर पर आकर निवास करे। जैसे हम लोग के अंदर जू होता है, जिंदा है, उसके बाद जू उसमें है, तो ये क्या हुआ? परजीवी। यानी ऐसा जीव जो किसी जीवित जीव के ऊपर रहकर अपना आवास, भोजन सब कुछ करे, पोषण प्राप्त करे, उसे क्या बोलेंगे? जैसे यह पोषण कहाँ प्राप्त कर रहा है? मरे हुए से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। और ये परजीवी कहाँ से पोषण प्राप्त कर रहा है? किसी भी जीवित प्राणी के शरीर से, जैसे जू। इसके अलावा आप लोग खटमल का नाम सुने होंगे, खटमल भी परजीवी प्राणी है। और पौधों में अमरबेल का नाम सुने होंगे आप लोग, अमरबेल डूडल प्लांट। अमरबेल डूडल प्लांट क्या है? भी पैरासाइट है, ये भी क्या है? परजीवी है, या किसी भी जीवित पौधे के ऊपर रहकर अपना निवास करता है। लेकिन याद रखिएगा कि परजीवी जो होते हैं या जिस शरीर पे रहते हैं, उस शरीर का पोषण प्रदान कर लेते हैं, अर्थात यह उस शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, उसकी गुणों को नष्ट करते हैं। जिससे हमारे पेट में भी हमारे परजीवी ग्रुप में जाते हैं, जिससे आप लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे, पीता कृमि पढ़े होंगे। पीता कृमि परजीवी पेट में आते हैं, आंतों में घाव उत्पन्न कर देती है। नर स्केरिस, मादा स्केरिस भी हमारे पेट में पड़ जाते हैं। तो ये सब क्या है? परजीवी हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे पेट में आते हैं। तो आप लोग परजीवी वाला समझ लिए होंगे। परजीवी का ले लीजिए, अमरबेल लेंगे, अमरबेल, ये सब परजीवी है। क्या है? परजीवी है। एंटमीबा,
एंट अमीबा के बारे में भी 9th में पढ़े होंगे आप लोग। एंट अमीबा भी क्या है? एंट अमीबा भी वो जीव है जो हमारे पेटों में आंतों में आकर हमें घाव उत्पन्न कर देता है और हमारे पेटों में दर्द होता है, मरोड़ होता है, ऐसा होता है। तेरी क्या है? परजीवी है। इसकी बात आते हैं हम सहजीवी के बारे में। तो अगर हम सहजीवी की बात करें तो सहजीवी क्या होता है? जैसा कि नाम से क्या लगता है, सहजीवी यानी साथ साथ। ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे जंतु, ऐसे दो जंतु जो साथ साथ पोषण प्रदान करते हो, साथ साथ पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें बोलेंगे सहजीवी। यानी यह ऐसे इसमें पौधे होते हैं जो एक दूसरे के बगैर पोषण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे के बगैर यानी अगर दोनों अलग हो जाएं तो अपना पोषण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी जब वो साथ रहेंगे तभी पोषण प्राप्त करेंगे। ऐसे जंतुओं को बोलते हैं सहजीवी। सहजीवी का उदाहरण है लाइकेन। आप लोगों ने सुना होगा। जैसे कवक के बारे में अगर बात हम करें तो फंगस कवक जो होता है, कवक में गुण है कि उसके पास जड़ें होती हैं। यानी कवक के पास जड़ होती है, वह जमीन से जल को ले लेगा, खनिज लवण को ले लेगा, परंतु वो भोजन नहीं बना पाएगा क्योंकि उस कवक के बाद उस कवक के पास क्लोरोफिल का अभाव होता है। यानी अर्थात उसके पास क्लोरोफिल, हरित कवक नहीं है, जड़ें हैं, जड़ से वो जल ले सकता है, खनिज लवण ले सकता है, लेकिन लेकर क्या करेगा, वो भोजन बना नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। वहीं उसके विपरीत हम बात करें शैवाल, तो कुछ शैवाल के पास हरित लवक है परंतु उसके पास जड़ नहीं है। यानी वो भोजन बना सकता है लेकिन वो जल को अवशोषित नहीं कर पाएगा, खनिज लवण का अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो जब यह यानी हम क्या समझे कि कवक के पास जड़ है, क्लोरोफिल नहीं, शैवाल के पास क्लोरोफिल है, जड़ नहीं। अगर ये दोनों साथ मिल जाएं, अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो हम क्या देखेंगे, जब ये दोनों साथ मिल जाएंगे तो कवक क्या करेगा, जमीन से जल को ऊपर लाएगा और क्लोरोफिल उसे क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेकर सूर्य के प्रकाश क्रिया करके भोजन का निर्माण करेगा। यानी वो भोजन को पकाएगा और यह क्या देगा, जल और खनिज लवण प्रदान करेगा। तो ये एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि सहजीवी का मतलब क्या है कि दो जंतु साथ साथ भोजन साथ रहकर, दो जंतु साथ रहकर पोषण प्रदान करेंगे, क्या बोलेंगे, सहजीवी बोलेंगे। सहजीवी में लाइकेन आता है। क्या आता है, लाइकेन। एक बात आप लोगों को बोले, अगर किसी पर्यावरण की अशुद्धि को नापना है, अगर किसी जगह लाइकेन की उपस्थिति ज़्यादा पाई गई, किसी जगह लाइकेन की उपस्थिति ज़्यादा पाई गई, समझ आइएगा कि उस जगह पर प्रदूषण ज़्यादा है। यानी लाइकेन एक तरफ से प्रदूषण के, ये कंपैरिजन क्वेश्चन हो गया कि लाइकेन एक तरफ से प्रदूषण के क्या है, सूचक है। यानी जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा फैलेगा तो वहाँ पर लाइकेन अधिक उगेंगे। ये बात आप लोग समझ जाइए। अगर देख यहाँ तक समझ में आ गया होगा, फिर से शाकाहारी जो केवल घास तो खाते हैं, गाय भैंस, जैसे गाय भैंस होगा, खरगोश हो गया, मांसाहारी जो केवल मांस खाते हैं, शेर सांप चीता, सर्वाहारी जो दोनों खाते हो, हरे पौधे जब दोनों खाते हैं क्या बोलेंगे, जैसे कुत्ता बिल्ली मनुष्य, और मृतक जीवी जो केवल सड़े गले मरे को खाते हैं, जो बोलते हैं मशरूम को, मशरूम की खेती होती है, आप देखे नहीं होंगे शायद, देख लीजिएगा। सड़े भूसे को सड़ाया जाता है, भूसे को सड़ाया जाता है, भूसे में पानी मिला दिया जाएगा, कुछ दवा मिला दिया जाएगा, जैसे भूसा जल्दी जल्दी सड़े, और फिर हम उसको क्या कर देंगे, मशरूम के बीजों को लगा देंगे और धीरे धीरे मशरूम उसमें से उसी सड़े हुए भूसे को पोषण करेगा, उसी सड़े हुए भूसे से वो पोषण प्रदान करेगा और अपने आप की वृद्धि करेगा। परजीवी जो जिंदा जीव के शरीर पे रहे और अपना पोषण प्रदान करे उसे बोलेंगे परजीवी। असहजीवी दो जीव जो एक साथ रहकर पोषण प्रदान करेंगे सहजीवी बोलेंगे, से इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि विषम पोषण में कई प्रकार के हैं। स्वपोषण में कुछ जीव ऐसे हैं, सब देख लीजिए, हमने बोला कि कुछ जीवाणु और सभी नीले हरे सवाल, इसमें से कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो स्वपोषण करते हैं लेकिन सूर्य के प्रकाश से नहीं, उन्हें बोलते हैं रासायनिक, क्या बोलेंगे, रासायनिक स्वपोषण। क्या बोलेंगे, रासायनिक स्वपोषण कर सकते हैं। से सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, या ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु हैं
जो कार्बनिक पदार्थों से रासायनिक क्रिया करके पोषण को प्रदान कर लेते हैं, उन्हें बोलेंगे रासायनिक स्वपोषक। तो लिख सकते हैं सल्फर बैक्टीरिया रासायनिक स्वपोषण। ये ऐसे हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी नहीं करेंगे और अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे, अपना भोजन प्राप्त, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया,